गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से जारी होगा। जो भी स्टूडेंट हैं सीटेट का तैयारी करने वाले हैं वह कम से कम 2-3 महीना तैयारी करे, सेल्फ स्टडी करे घर पर, या अगर कोई संस्था ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एडीजी सुपर 30 नवादा में बैच सीटेट का चालू हो गया है, क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होने की संभावना बनती है। अब बोलिएगा कि सर नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और आप सूचना दे रहे हैं, तो जो भी भविष्यवाणी कर देते हैं समझिए कि 99% सत्य ही होता है। और ऐसे भी इसका एग्जाम जब भी होगा और नोटिफिकेशन होने के बाद तुरंत ही एग्जाम 1-2 महीना में हो जाता है। तो एक सीटेट एस्पायरेंट्स होने के नाते चाहे कोई टीचर बनने के लिए जो भी, चाहे यूपी टेट हो या राजस्थान टेट हो या कोई भी हो, एनीबॉडी डजंट मैटर, एक शिक्षक बनने के लिए कम से कम आपको प्रिपरेशन कम से कम 3 घंटा पर डे और 3 महीना और अधिक से अधिक 6 महीना करना होता है। तो हिंदी का मैंने पहला क्लास दूसरा क्लास लिया था। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। नया चैप्टर में भाषा एवं लिपि। सबसे पहले हम पढ़ाए थे हिंदी भाषा का परिचय, उसका कुछ मुख्य तथ्य भी पढ़ाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं कि भाषा एवं लिपि, भाषा क्या है और लिपि क्या है। उसके बाद हम इसका विस्तार बताएंगे, भाषा का विस्तार। देखिए विस्तार बताएंगे, फिर बोली बताएंगे, ये बोली क्या है ना। उसके बाद भाषा के साथ साथ उपभाषा ही बताएंगे। उपभाषा क्या है ना, भाषा और उपभाषा क्या है, तो ये सब हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे, है ना। तो भाषा एवं लिपि क्या है, तो सबसे पहली चीज है भाषा के बारे में जानकारी हम लेंगे। पहले भाषा, लैंग्वेज। हम स्टार्टिंग में भी बताए थे कि भाषा उसे कहते हैं यानी कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। वह भाषा कई स्तरों से होकर गुजरता है, यानी कोई अपने भावों और विचारों को कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का प्रेरणा स्रोत बनते हैं, है ना। कई भाषा, कुछ भी भाषा अपने भावों, जो हमारा भाव है, जो हमारा विचार है, वो हम एक कहानी के माध्यम से भी लिखते हैं, बोलते हैं, है ना। तो यानी कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को, अगर भाव नहीं होता तो आज जितना भी देशभक्ति कविता देखिए, अपने विचारों को क्या किए, भाव में प्रकट करके लोगों के प्रति एक उत्साहित का काम किए। देखिए हम लोग को याद है 4th क्लास या कविता पढ़ते थे, है ना, 4, 5, 6, 7, 8, आज भी वह सब कविता याद है कि खरा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अबचल होकर सब संकट तूफानों से। अपने विचारों को एक भाव में प्रकट किया, कविता के माध्यम से लोगों को प्रति क्या किया, एक संदेश भेजा, है ना। तो अपने भाव और विचारों को हम लोग कई कविता भी पढ़े थे और भी कविता याद है। अपने भाव और विचार एक, है ना, कवि वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। इस टाइप को से कविता, यानी कि आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कविता हैं, बहुत सारे ऐसे जीवनी, ऐसे रचनाएं हैं जो कवि और कवित्री या लेखक क्या किए, अपने भाव को, अपने विचार को भाव में प्रकट करके वो लिखित रूप दे दिए, है ना। कि आज वह रहे या ना रहे, लेकिन उनका जो आने वाला जनरेशन है, यानी कि सदियों तक, जब तक युग रहेगा, जब तक उनकी जो अच्छा विचार था लोगों के प्रति क्या रहेगा, एक स्नेह रहेगा। यानी कि देखिए
भाषा यानी कि लैंग्वेज, यानी कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या करें, समय नहीं मिलता है और थक जाते हैं, क्योंकि सुबह कॉलेज जाना होता है, फिर शाम में 3 से 2 के बाद स्टडी में लगते हैं क्योंकि पढ़ाना पड़ता है। और होली के पहले तक हमारे यहाँ सारा एसएसटी के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, पेडागोजी के लिए स्पेशल अलग, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, सामाजिक वो भी एनसीईआरटी पैटर्न के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा व्यस्तता हो जाती है, उसका भी अभी बन रहा है। फिर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट में पास किए हैं, तो उससे भी हमारा मीटिंग सीटिंग होते रहता है और उन्हें भी हमें एक हम अवार्ड से सम्मानित करेंगे, तो उसके लिए प्लानिंग। इधर देखिए बीच में होली आ रहा है और हम लोग बनाते हैं वीडियो, समझिए कि रात में जग जग के, तो थक जाते हैं, मिजाज थका हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को ज्यादा टाइम न लगे, हम मेन मुद्दा पर आकर आप लोग से बात करेंगे, मेन मुद्दा देंगे, ताकि आप लोग कॉपी खोल कर क्या करेंगे, उसे नोट कर लेंगे और भविष्य के लिए जो भी एग्जाम दे, कम से कम हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको जरूर वहां पर दिमाग हंट करे कि नहीं ये चीज आनंद सर का वीडियो में मैंने देखा था। तो बहुत गौर से पढ़िएगा। भाषा का 2 रूप होता है, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक भाषा का 2 रूप, लिखित और मौखिक। कहां रखे जी, कहीं कहीं 3 रूप बताएगा। सांकेतिक भाषा भी होता है एक, देखते हैं आप लोग मुहावरा याद करते होंगे। मुहावरा, आंख मारना, इशारा करना, नौदिगारा होना, भाग जाना। तो अगर देखते हैं कहीं क्लास हो, कहीं भी हो, किसी फंक्शन में अगर किसी को कुछ अपने विचार को प्रकट करना है और बहुत सारे भीड़ भाड़ है, अब कहीं लगता है कहीं कुछ बताना है, तो सांकेतिक भाषा भी बता सकते हैं हम, आंख मार के भी बता सकते हैं, है ना, अपने यहां से निकलिए। और भी इसका बहुत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भाषा का रूप होता है, एक लिखित और मौखिक। जो हम बोलते हैं और जो बोलकर लिखता है, यानी कि बहुत सारे लिखने का प्रक्रिया, वह भी एक भाषा होती है, लिखित भाषा। और जो हम बोलते हैं, तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर क्या होता है। जिससे मान लिया क्वेश्चन पूछ दे कि मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या है, यानी कि सबसे मेन, और लिखित भाषा का आधारभूत इकाई क्या है। तब मौखिक भाषा का उपयोग होता है जब श्रोता सामने होते हैं, बिना श्रोता का मौखिक भाषा चलता नहीं है। मौखिक हम बोलते जाएंगे, कौन सुनेगा, जब श्रोता रहेगा। तो मेन उपयोग होता है, चाहे वो क्लास हो या चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह। उसके बाद मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई। तो मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, टोन निकलता है, ध्वनि निकलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि मौखिक भाषा का, देखिए हाँ है, ये है, इस भाषा का आधारभूत इकाई क्या है, तो ध्वनि है, साउंड है। जब हम बोलेंगे तो साउंड निकलेगा। तो मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है, साउंड होता है। और इस भाषा का प्रयोग तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। लिखित भाषा, जब हम लिखते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सारा चीज। तो लिखित भाषा का आधारभूत इकाई क्या है, यानी कि जैसे देखते हैं घर बनता है, मकान बनता है, तो नींव मजबूत है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यह 2 तरह का भाषा हमें जानकारी होना चाहिए। एक मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, है ना, और एक लिखित भाषा जो लिखते हैं। तो लिखित भाषा का आधारभूत इकाई जो होता है वो वर्ण होता है, क्योंकि देखिए सभी वर्ण है ना, सब वर्ण है। वर्ण से शब्द का निर्माण होता है ना, वर्ण से शब्द का निर्माण होता है ना। जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, र, सब अल्फाबेट वर्ण है, इसी को जोड़ दीजिए तो एक शब्द का निर्माण होगा, वर्ड का। और यही वर्ड को और जोड़ते जाइए
तो एक सब सेंटेंस का निर्माण हो जाता है ना। इसको हम पेडागोजी से रिलेटेड करेंगे तो देखते हैं, एक संश्लेषण से विश्लेषण और विश्लेषण से संश्लेषण एक मेथड होता है। एकदम तोड़ते हैं, पहले हम देते हैं कहानी, उसके बाद धीरे धीरे तोड़ के फिर छोटा सा देते हैं, उसको बड़ा करते हैं। बहुत है, इसको बहुत तरह से तय कर सकते हैं, पेडागोजी के हिसाब से तय कर सकते हैं, इंग्लिश में तय कर सकते हैं। तो लिखित भाषा में आधारभूत इकाई जो होता है वर्ण होता है। ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई ध्वनि और लिखित भाषा का आधारभूत इकाई वर्ण होता है, जिसमें हम अपने विचारों को आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। अभी हम बता रहे थे क्या जितना भी देख लीजिए रचनाएं हैं, वह आदमी रहे या न रहे धरती पर, लेकिन उनका भाव, उनका विचार क्या मिटेगा, अमर हो जाएगा। तो इसी को देखना है मुख्य रूप से, और देख के समझना है कि भाषा क्या है और भाषा का कितने रूप होते हैं। अगला स्टेप, बोली एवं उपभाषा। बोली क्या है और उपभाषा क्या है। अभी हमने देखा भाषा क्या है, तो बोली किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। भाषा का अल्प विकसित रूप यानी कि पूरा विकसित नहीं हुआ है ना। किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में, ध्यान देंगे क्योंकि बीए स्टूडेंट है, स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है या बोली कहलाती है ना। उपभाषा क्या है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, यानी कहने का मतलब कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, यानी कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। ध्यान देंगे, इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, नहीं होती है किसमें? बोली में, क्योंकि अल्प विकसित रूप है। तो जहां पर अल्प विकसित रूप भाषा का रहेगा वहां साहित्य रचना नहीं होगी। तो किस है ना, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप ही बोली कहलाती है। लेकिन उपभाषा क्या है कि अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वह बोली न होकर क्या हो जाती है? उपभाषा बन जाती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बोली है ना और उपभाषा, यानी कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोली, यानी कि उपभाषा 5 और बोली 18 है ना। इसको समझना होगा कि उपभाषा कौन कौन है और बोली कौन कौन है। कि उपभाषा कितना? 5 और बोली कितना? 18। ध्यान देंगे कौन कौन उपभाषा? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। बोली कितना? 18। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सा बोली बोला जाता है? ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। देखिए 5। पश्चिमी हिंदी जो होता है उपभाषा, भाषा का उपभाषा है, कुछ नाम है। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। हरियाणा, उत्तर प्रदेश 2 क्षेत्र आता है, यहां ज्यादा यूज होता है बोली का। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बोला जाता है, रीजनल लैंग्वेज होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ पार्ट है जो अब मध्य के लिए चला जाता है। बिहारी हिंदी जो हम लोग हैं, ठेठ भाषा मगहिया बोलते हैं। मैथिली भी कुछ चलता है और भोजपुरी भी चलता है। भोजपुरी तो पूरा बिहार हो गया। तो ये 2 क्षेत्र में ज्यादा बोला जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश। राजस्थानी हिंदी
क्या कौन कौन बोली? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। मेवाती, मालवी, जयपुरी। सिर्फ राजस्थान में बोला जाता है, 4 तरह का बोली। पहाड़ी हिंदी, इसमें 3 बोली, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। कहा? ये उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में इसका मुख्य क्षेत्र है। तो देखिए बोली उपभाषा कितना? 5। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी, ध्यान देंगे, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बोली कितना? ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बांग्लू, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। 18 बोली। तो इसको क्या करेंगे? आप लोग याद करेंगे, और याद करने के बाद हम आपको अगला जो इम्पोर्टेंट होगा, कैसे क्वेश्चन आता है, हम आपको सब दिखाएंगे। आज तक इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा मिजाज थका हुआ है और एनर्जी दिन में खर्चा हो गया। हम आप लोग के लिए कल एनर्जी बचा के रखेंगे। अगला क्लास फिर मिलेंगे, और सभी को दिल से शुक्रिया। पढ़िए, मन लगेगा। और ऑफलाइन क्लास जो चल रही है, तो जो नवादा क्षेत्र के लोकल इलाका के हैं, है ना, जैसे नालंदा से पूरा है ना, उधर चल रही है हिसुआ, नवादा का कुछ पार्ट, इधर गिरियक, पावापुरी, बिहार शरीफ, रजौली, इस सब क्षेत्र का स्टूडेंट तक यहाँ तक आए हैं पढ़ने के लिए। तो अगर हैं तो आप लोग डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं। फीस के लिए टेंशन नहीं लीजिए। फीस के लिए जो बहुत समझिए कि रिलीफ है, आनंद डिस्कशन ग्रुप पहले भी घोषणा कर चुका है। जो गरीब हैं, मेधावी हैं, उसके लिए नो डाउट कि यहाँ, लेकिन हाँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो हम टैलेंट बनेंगे। आपके अंदर टैलेंट नहीं रहेगा तो हम कैसे टैलेंट बनेंगे? क्योंकि जब टैलेंट स्टूडेंट रहते हैं, जब क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तब दिमाग हंट करता है। उस समय लगता है कि नहीं है पढ़ने वाले, चलो मन से कुछ और देते हैं। और जब पूछेगा नहीं तो हम तो भुला जाते हैं, जितना आएगा अंदर से उतना ही बताएंगे। और जब टैलेंट स्टूडेंट का सामना होगा, तब लगेगा कि चलो कम से कम, और क्योंकि अंदर से ऑटोमेटिक आता है। तो उसी प्रकार से आप लोग, लेकिन हाँ, जो कभी सोचते होगा कि मेरा सीटेट नहीं निकलेगा, कम से कम हमारे क्लास ज्वाइन जरूर करें। 3 महीना के लिए कहीं भी पढ़े, डजंट मैटर। लेकिन जब आपको लगे कि सीटेट हमसे नहीं निकल पाएगा, बीटेक नहीं निकल पाएगा, टीचर नहीं बन पाएंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, एक पैसा नहीं जानते हैं, क्या होता है सिलेबस, क्या होता है पढ़ाई, तो वैसे स्टूडेंट को मैं वादा करता हूं कि हमसे सिर्फ 3 महीना आप गाइडलाइन लीजिए। उसके बाद मैं आपके बातों पर हम खरा उतर जाएंगे। और सभी को दिल से बधाई। और खास करके जो भी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तब हम लाइव आके पढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट हमें देख सकते हैं। ऐसे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। गुड नाइट। क्योंकि फिर हम अगला दिन मिलेंगे, तो इसलिए सभी को दिल से बधाई। थैंक यू।